सो लेट अस स्टार्ट बच्चों। नाउ कम बैक। हम लोग आपके साथ आज की क्लास में बेसिकली करने जा रहे हैं बेसिकली डिविडेंड प्लान और बहुत सारे और प्लान जो कि हमने टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड में आपके साथ डिस्कस किए थे। आपको याद होगा टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड में कई सारी टाइप्स हम लोग ऑलरेडी आपके साथ कर चुके हैं और टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड में अब हम आपके साथ करने जा रहे हैं बेसिकली दिस वन, दैट फ्रॉम इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू। फ्रॉम इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे कि आपको मालूम है कि जब भी कोई इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड हाउस में पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसको इसके रिटर्न में कुछ ना कुछ रिटर्न में मिलने की एक उम्मीद होती है ना। तो हमारा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है उसके रिटर्न में क्या एक्सपेक्ट करेगा, मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्लान जो है वो उसको कैसे बेनिफिट देंगे, दैट इज बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस, राइट। डिविडेंड ऑप्शन भी हो सकता है, ग्रोथ ऑप्शन भी हो सकता है, डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी हो सकता है और बोनस पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्शन भी हो सकता है। एग्जाम्पल की फॉर्मेट में मैं आपके साथ एक म्यूचुअल फंड हाउस में लेकर चलता हूँ आपको। ये मैं आपके पास लेके चल रहा हूँ एक्सिस AMC। किसी भी म्यूचुअल फंड हाउस को अगर देखना है कि उसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो आप उस म्यूचुअल फंड हाउस का नाम लिखो, उसके आगे लिख दो AMC मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो आपको उस वाले म्यूचुअल फंड की जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर एक्सिस म्यूचुअल फंड को ओपन किया है। accessmutualfund.com। ओपन हो जाना चाहिए, चलिए कोई बात नहीं। मनी कंट्रोल ओपन कर रहे हैं, एक वेबसाइट है। अब इसमें बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स, और उन म्यूचुअल फंड्स में हम लोग आपके साथ बात कर रहे हैं। लाइक देखो, म्यूचुअल फंड में आप किसी भी एक फंड को पकड़ लो। लाइक देखो, मैंने निकाला टॉप रैंक फंड, राइट। अब इस टॉप रैंक फंड में बहुत सारे फंड आ गए हैं और टॉप, मैं वैसे प्लान नहीं दिखाना चाह रहा हूँ। और ये अच्छा बता दूँ, जो ये टॉप रैंक फंड आते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर में भी यही टॉप रहेंगे। पास्ट जो फ्यूचर में रहा है वो फ्यूचर में रहेगा नहीं रहेगा ये कंफर्म नहीं होता। बट एनीवे मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, जैसे कि एक है DSP नेचुरल रिसोर्सेज एंड न्यू एनर्जी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो कौन सा है, ग्रोथ ऑप्शन, राइट। और इसके अलावा बाकी प्लान में भी आपको ज़्यादातर ग्रोथ ऑप्शन दिख रहा है। अब ग्रोथ ऑप्शन के अलावा डिविडेंड ऑप्शन भी होता है। डिविडेंड ऑप्शन यहाँ पर विजिबल नहीं है, बट वी हैव हर एक प्लान के अंदर डिविडेंड का ऑप्शन भी होता है। जैसे कि मैंने ये प्लान ले लिया SBI कॉन्ट्रा फंड, ठीक है। मैंने लिख दिया SBI कॉन्ट्रा फंड, और साथ ही साथ हमने आपको कहा कि मैंने यहाँ पर डिविडेंड वाला ऑप्शन लिख दिया, डिविडेंड। वहाँ पर मनी कंट्रोल पर जो शो कर रहा था वो कौन सा शो कर रहा था, ग्रोथ। मैंने यहाँ पर लिख दिया डिविडेंड प्लान। तो आपको यहाँ पर मालूम चल जाएगा ये जो प्लान है इसका डिविडेंड वाला प्लान जो है वो कैसे वर्क कर रहा है। इनफैक्ट मनी कंट्रोल पर ही आपके पास ये प्लान डिविडेंड वाला भी अवेलेबल रहेगा। और यहाँ पे बताया हुआ है कि डिविडेंड वाले प्लान ने कब कब कितना कितना डिविडेंड दिया है। तो अगर कोई फंड डिविडेंड दे रहा है तो वो ऑब्वियसली डिविडेंड प्लान है ना। यहाँ पर मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी फंड में चले जाओ, उस फंड में आपके पास ग्रोथ का ऑप्शन, डिविडेंड का ऑप्शन, दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल होंगे। आपको ये डिसाइड करना है कि आप डिविडेंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हो या फिर ग्रोथ वाला। अब डिविडेंड वाले ऑप्शन में बेनिफिट क्या है, लॉस क्या है, ग्रोथ ऑप्शन में बेनिफिट क्या है, लॉस क्या है, ये हम तभी पता लगा पाएंगे जब हमें डिविडेंड प्लान का मीनिंग पता हो, जब हमें ग्रोथ प्लान का मीनिंग पता हो।
तो वही हम लोग आज की वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आपके साथ डिविडेंड प्लान के बारे में। तो डिविडेंड प्लान क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। देखिए, एक म्यूचुअल फंड हाउस के एंगल से सोचो, मतलब हर एक एंगल से सोचो वैसे तो, पर जब तक आप हर एक एंगल से नहीं सोचोगे तब तक आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। सीखना है तो आपको विजुलाइज करना होगा। हमने कहा कोई म्यूचुअल फंड हाउस है, म्यूचुअल फंड हाउस SBI का, एक्सिस का, HDFC का, वटएवर। अब म्यूचुअल फंड ने क्या किया होगा, डिफरेंट पर्सन से पैसा इन्वेस्टमेंट ली होगी। अब वो डिफरेंट पर्सन कौन कौन से हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। मैंने नाम दिया, मैंने कहा मिस्टर A, मिस्टर B, मिस्टर C, मिस्टर D एंड सो ऑन। मैंने कहा म्यूचुअल फंड हाउस ने इनसे लिए 1 लाख रुपीज़, इनसे लिए 50,000 रुपीज़ एंड इनसे लिए लेट अस से 20,000 रुपीज़ और इनसे लिए 10,000 रुपीज़। 500 रुपीज़ भी इन्वेस्ट करते हैं लोग, राइट। बट ऐसे ही मैंने अमाउंट लिख दिया। और इस तरह से ABCD के अलावा भी बहुत सारे पब्लिक ने म्यूचुअल फंड हाउस में पैसा इन्वेस्ट किया होगा। तो उन सभी से पैसा इन्वेस्ट होते हुए सपोज करो म्यूचुअल फंड हाउस के पास 100 करोड़ रुपीज़ इकट्ठा हो गया, राइट। अब इस 100 CR का जो म्यूचुअल फंड हाउस है वो करेगा क्या, राइट। बिल्कुल ठीक है, इस पैसे को वो कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करेगा एज पर द स्कीम। एज पर द स्कीम का मतलब क्या हुआ कि अगर ये इक्विटी फंड है तो इक्विटी में डालेंगे पैसे, अगर ये मान लो डेफ फंड है तो डेफ में डालेंगे, अगर फ्लैक्सी कैप फंड है तो फ्लैक्सी कैप के अकॉर्डिंग, अगर जो भी फंड जिस टाइप का है, जो भी ऑब्जेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, राइट। बट साथ ही साथ कैलकुलेशन यानी कि अकाउंटिंग भी चलती रहेगी। अकाउंटिंग कैसे चलती रहेगी कि 100 करोड़ रुपीज़ का अमाउंट जो म्यूचुअल फंड हाउस ने इकट्ठा किया है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाएगा। और जो सबसे छोटा टुकड़ा होगा वो कितना होगा, 10 रुपये का। और 10 रुपये के टुकड़े अगर हमने बांट दिया तो 100 करोड़ को 10-10 रुपये में बांट दिया तो टोटल नंबर्स ऑफ टुकड़े कितने हो जाएंगे, 10 CR। और इन्हीं 10 CR को बेसिकली हम क्या कहते हैं, दैट इज बेसिकली यूनिट्स। क्या कहते हैं, यूनिट्स। तो हमारे म्यूचुअल फंड हाउस ने डिफरेंट पब्लिक को 10 करोड़ यूनिट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दी होंगी। अच्छा, क्या एक क्वेश्चन माइंड में आता है, क्या ये जो यूनिट्स हैं क्या ये फ्रैक्शन में हो सकती है? आंसर इज यस। मतलब यहाँ पर तो मैंने यहाँ पर 1,50,000, 20,000, 50,000 लिखा है। मान लो कोई पर्सन 225 रुपये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, 225 रुपये। अगर 225 रुपये इन्वेस्ट किए जाते हैं और एक यूनिट 10 रुपये का है, तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड हाउस जो है वो कितने यूनिट देगा, 22.5। मतलब यहाँ पर शेयर्स के जैसा नहीं चल रहा कि फ्रैक्शन में नहीं ले सकते, यहाँ पर यूनिट्स हैं। मतलब कैलकुलेशन का एक तरीका है, नथिंग एल्स। तो यहाँ पर यूनिट्स फ्रैक्शन में भी हो सकती हैं। अच्छा, फ्रैक्शन में भी ऐसा नहीं है कि एक डिजिट हो सकता है कि मान लो यहाँ पर मैंने एक 6 लिख दिया है और ये 7 लिख दिया है, ऐसे कुछ भी फिगर ले लिए। मान लो एक पर्सन ने 22,567 रुपीज़ जो है इन्वेस्ट किया है। 10 रुपये के हिसाब से अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको कितनी यूनिट्स मिलेंगी, तो इसको यूनिट्स मिलेंगी बेसिकली, डिवाइड कर देते हैं, 2256.7 यूनिट्स। आर यू गेटिंग दिस? सो कहने का मतलब ये कि यूनिट जो है वो फ्रैक्शन में हो सकती है, फ्रैक्शन 0.5, 0.2, 0.1 कुछ भी हो सकता है। और इनफैक्ट अगर मैं कहता हूँ कि इस पर्सन ने जो है 225 रुपये 67 पैसे इन्वेस्ट किए हैं, 225.67, तो अब इस केस में हमारे इस इन्वेस्टर को कितने यूनिट्स मिलेंगे, डिवाइड बाय 10 करेंगे। तो डिवाइड बाय 10 करेंगे तो एक डेसिमल और पीछे चला जाएगा, तो इट विल बी 22.567। तो जो ये यूनिट्स है ना, ये यूनिट्स फ्रैक्शन में हो सकती है। और ये फ्रैक्शन हम लोग जो है जनरली 4 डिजिट तक कैलकुलेट करते हैं, 4 डिजिट्स, राइट। छोटी सी बात है, मैंने आपको बता दी सो डैट आपको कन्फ्यूजन ना हो। आपको अगर स्टेटमेंट कोई दिखे तो आपको मालूम रहे कि फ्रैक्शन में भी यूनिट्स अवेलेबल हो सकती हैं। वापस कम टू द आवर एग्जाम्पल, हम लोग सीख रहे हैं कि ये डिविडेंड प्लान क्या है, डिविडेंड प्लान के अंदर एनएवी कैसे कैलकुलेट होती है, हमारा इन्वेस्टर कैसे अपनी कैलकुलेशन करता है, म्यूचुअल फंड हाउस जो है वो कैसे कैलकुलेशन करते हैं। ऑल दिस वी आर बेसिकली कंप्यूटिंग इन ऑल दिस, ठीक है। सो देखते हैं कि कैसे कैलकुलेशन की जाएंगी। हमने कहा 100 CR का अमाउंट हमारे म्यूचुअल फंड हाउस के पास आया और वो 100 CR का अमाउंट कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया गया। अब जब 100 CR का अमाउंट कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया जाएगा
तो ये 100 शेयर का अमाउंट 100 शेयर तो रहेगा नहीं, ये अमाउंट इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। तो हमने कहा कि जब 100 शेयर का अमाउंट कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट हुआ तो ये धीरे 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 आगे जाने के बाद 6 महीने के बाद लेट अस से 6 मंथ्स हो गया, और 6 मंथ्स होने के बाद ये 100 शेयर का अमाउंट 125 सीआर हो गया, 125 सीआर हो गया। अगर ये 125 सीआर हो गया तो अब हमारा म्यूचुअल फंड हाउस दोबारा से जो NAV कैलकुलेट करेगा वो कैसे कैलकुलेट करेगा, ये 125 सीआर को उतने नंबर्स ऑफ यूनिट्स से डिवाइड कर देंगे जितनी नंबर्स ऑफ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग पहले अवेलेबल थी। सो देखिए ना 10 सीआर है ना, तो इसको हम लोग पहले जितनी भी आउटस्टैंडिंग यूनिट्स हैं उन आउटस्टैंडिंग यूनिट से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर आपके पास नया न्यू यूनिट्स न्यू NAV आ जाएगा, दैट इज 12.5। देखिए एक सिंपल सी कैलकुलेशन के लिए अपने माइंड में रखिए कि NAV कैसे कैलकुलेट होता है, दैट इज वैल्यू ऑफ द फंड्स। हालांकि ये वैल्यू ऑफ द फंड्स आगे जाके मैं चेंज करूंगा, फिलहाल फॉर द टाइमिंग वैल्यू ऑफ द फंड डिवाइडेड बाय यूनिट्स आउटस्टैंडिंग। ठीक है, अब इन तीनों में से आपके पास कोई भी दो इन्फॉर्मेशन हो तो थर्ड इन्फॉर्मेशन आपके पास आइडेंटिफाई हो जाएगा। मीन्स इफ यू हैव द NAV, यू हैव द वैल्यू ऑफ द फंड, तो यूनिट्स आउटस्टैंडिंग कैसे होगा, यहाँ और वहाँ चले जाएंगे, राइट। और अगर आपके पास NAV निकालनी है तो वैल्यू ऑफ द फंड डिवाइड बाय यूनिट्स आउटस्टैंडिंग। तो आपके पास कोई भी तीन में से कोई भी दो इन्फॉर्मेशन होंगी तो आप थर्ड इन्फॉर्मेशन को आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। तो अभी तक मैंने आपको डिविडेंड प्लान के बारे में कुछ नहीं बताया, अभी तो एक नॉर्मल कैलकुलेशन हो रही है कि 100 शेयर का अमाउंट जब कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट होगा तो वो 125 सीआर हो गया। 125 सीआर को हमने दोबारा से आउटस्टैंडिंग यूनिट से डिवाइड कर दिया तो आपके पास नया NAV आ गया, राइट। हम लोग और आगे चलते हैं। मान लो 1 साल के बाद 6 महीने और बीत गए, 1 साल के बाद आफ्टर ये जो अमाउंट है ये बन गया 130 सीआर। अब अगर ये 130 सीआर बन गया तो अब होगा क्या, नॉर्मली अगर मैं कहूँ कि डिविडेंड कुछ नहीं हुआ है तो सिंपली आउटस्टैंडिंग यूनिट्स को डिवाइड कर देंगे इस वैल्यू से, मतलब वैल्यू को डिवाइड कर देंगे आउटस्टैंडिंग यूनिट से, दैट इज 10 सीआर। तो अब जो नया अमाउंट आएगा ये हमारा हो जाएगा बेसिकली न्यू NAV। मतलब हो क्या रहा है बच्चों, हो क्या रहा है कि जो भी पैसा कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टेड है वो मार्केट वैल्यू जो बढ़ रही है उसी को हम लोग आउटस्टैंडिंग यूनिट से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारे पास नया NAV जनरेट हो जाता है, बन जाता है, राइट। बट अभी तक मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होल्ड करके रखी हुई हैं कि मैं मान रहा हूँ कि अभी म्यूचुअल फंड के अपने एक्सपेंसेस अभी ट्रीट नहीं किए जा रहे, इसके अलावा कोई और भी असेट और कोई भी और भी लायबिलिटी जो है हमने यहाँ पर कंसिडर नहीं की है। फॉर द टाइम बिग मैंने कहा कि अगर हम फंड जितना पैसा कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट कर चुके हैं उसकी वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, उस कैलकुलेशन को डिवाइड बाय आउटस्टैंडिंग यूनिट्स कर रहे हैं और एक नया NAV निकाल रहे हैं, राइट। नॉर्मली जनरली ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता रहेगा। मीन्स एक लेमन लैंग्वेज में ये बिल्कुल करेक्ट है, राइट। अब थोड़ी चीज़ें आगे बढ़ेंगे तो और समझ में आएगा और क्लैरिटी होगी। तो यहाँ तक क्लैरिटी है कि वैल्यू ऑफ द फंड को डिवाइड बाय कर देंगे आउटस्टैंडिंग यूनिट से जो कि पहले से आउटस्टैंडिंग अवेलेबल थी। अब हमने कहा कि हमारा म्यूचुअल फंड हाउस कहता है कि हमारा बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया है, 100 करोड़ की वैल्यू 130 करोड़ हो गई है, इतना अच्छा प्रॉफिट हो गया है, तो क्यों ना यूनिट होल्डर को अपनी पॉकेट से कुछ पे किया जाए, राइट। अब मैंने बोल तो दिया अपनी पॉकेट से, पर क्या वाकई में म्यूचुअल फंड हाउस अपनी पॉकेट से अपने घर से लाकर हमारे यूनिट होल्डर को कुछ पे करेगा? नो, नॉट एट ऑल। जब कोई भी कंपनी कोई भी किसी भी इन्वेस्टर को डिविडेंड पे करती है तो क्या हमारे डायरेक्टर अपने घर से पैसे लेके आके हमारे शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? नो। अमाउंट जो पे किया जाता है वो तो कंपनी की पॉकेट से ही पे किया जाता है, और कंपनी किसकी होती है? शेयर होल्डर्स की। सेम हेयर, म्यूचुअल फंड हाउस में भी ऐसा ही है। हमारा म्यूचुअल फंड हाउस
अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट अपनी जेब से नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा, ये तो उन्हीं में से ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, करता है जो पैसा हमारे शेयर होल्डर का, यूनिट होल्डर का मार्केट में ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। सुनिए सुनिए सुनिए, सपोज करो कि आफ्टर 1 ईयर हमारे म्यूचुअल फंड हाउस ने कहा कि वो जो है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगा, राइट। और डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उसने परसेंटेज बता दिया दैट ही, मतलब म्यूचुअल फंड हाउस विल डिस्ट्रीब्यूट 10% डिविडेंड। पहले तो आपको बता दूं कि जब ये 10% लिखता है या बोला जाता है तो दैट 10% इज ऑलवेज ऑफ द बेसिक एनएवी, राइट। जैसे कि 10% लिखा हुआ है ना, तो 10% किस चीज़ का होगा, बेस एनएवी का, और बेस एनएवी हमेशा कितनी होती है, 10 रुपीज़। तो हमारे म्यूचुअल फंड हाउस ने कहा कि हम हर एक म्यूचुअल फंड यूनिट होल्डर को 1 रुपये का अमाउंट, यानी कि 10% ऑफ 10 रुपीज़, 1 रुपये का अमाउंट एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, राइट। तो अगर ये 10% रुपीज़ का अमाउंट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये बन जाता है 1 रुपीज़ पर यूनिट। अब 1 रुपये पर यूनिट है, मल्टीप्लाई बाय, अगर ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो कितनी यूनिट्स आउटस्टैंडिंग है, कितने यूनिट्स आउटस्टैंडिंग है, वो है 10 CR। तो अगर 1-1 रुपया डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा 10 करोड़ यूनिट होल्डर को, तो टोटल कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, 10 CR। तो 10 CR का अमाउंट हर एक यूनिट होल्डर के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। जैसे कि मिस्टर ए हैं, मिस्टर ए ने 1 लाख रुपए का अमाउंट इन्वेस्ट किया था, मिस्टर ए ने 1 लाख रुपए का अमाउंट इन्वेस्ट किया था, कितनी एनएवी से, 10 रुपये की एनएवी से। तो नंबर्स ऑफ यूनिट्स कितनी है, 10,000। मिस्टर बी ने भी 10 रुपये के हिसाब से 50,000 रुपये का अमाउंट इन्वेस्ट किया था एट T0, क्योंकि स्टार्टिंग में तो एनएवी 10 रुपये की थी ना। तो यहाँ पर जो नंबर्स ऑफ यूनिट्स बन जाएगा वो कितने हो जाएगा, 5,000। तो ऐसे ही हर एक यूनिट होल्डर जितने भी नंबर्स ऑफ यूनिट्स होल्ड करता है उतने यूनिट्स के हिसाब से, दीज आर, ये सब क्या हैं, दीज आर द यूनिट्स, दीज आर यूनिट्स। तो जितने भी यूनिट्स हमारा इन्वेस्टर जो होल्ड करता है, तो हर यूनिट को, हर एक यूनिट के लिए 1 रुपये का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ऐसा हमारे म्यूचुअल फंड हाउस ने पहले डिसाइड कर लिया है, 1 रुपीज़ 1 रुपीज़ 1 रुपीज़। तो उसका मतलब हुआ कि हमारे मिस्टर बी को 1 रुपये के हिसाब से 5,000 यूनिट्स के कितने पैसे मिल जाएंगे, 5,000 रुपये। और ये 5,000 रुपये का अमाउंट उसके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। 1 रुपया इंटू 2,000, यानी कि 2,000 रुपये का अमाउंट हमारे मिस्टर अच्छा ऊपर है 1 इंटू 10,000, यानी कि 10,000 का अमाउंट मिस्टर ए के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। 5,000 रुपये का अमाउंट मिस्टर बी के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, मिस्टर सी में, मिस्टर डी में। तो जो जितने भी यूनिट्स हैं उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके उनके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। आई थिंक क्लियर। अब इन लोगों को तो पैसा मिल गया, बट नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये पैसा आया कहाँ से। आप कहोगे सर म्यूचुअल फंड हाउस ने डिस्ट्रीब्यूट किया है, पर म्यूचुअल फंड हाउस डिस्ट्रीब्यूट तो करेगा बट अपनी पॉकेट से तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। कहाँ से करेगा, कहाँ से करेगा? तो ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और यही बात आपको समझनी भी है कि जो वैल्यू कैपिटल मार्केट के अंदर हमारे म्यूचुअल फंड हाउस ने इन्वेस्ट की हुई है, इसी में से 10 करोड़ रुपए के शेयर्स बेच दिए जाएंगे। और जब 10 करोड़ रुपए के शेयर्स बेच दिए जाएंगे तो यही पैसा वो अमाउंट होगा जो हर यूनिट होल्डर के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया है, और हर एक यूनिट होल्डर को इस तरह से 10,000 रुपये, 5,000, 2,000, 1,000 रुपये एंड सो ऑन पैसा मिलता जाएगा, राइट। तो 130 करोड़ शेयर होल्डर्स की जो वैल्यू है उसमें से 10 करोड़ रुपए के शेयर्स बेच दिए गए, यानी कि हमारे यूनिट होल्डर की असेट जो पहले 130 करोड़ की थी, 10 करोड़ रुपए का सेल आउट करने के बाद अब जो अमाउंट बच गया है वो कितना बच गया है, डेट इज 120 CR, राइट। अब वैल्यू ऑफ द फंड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद, वैल्यू ऑफ द फंड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद अब 130 CR की नहीं है, वो है 120 CR। अब 120 CR है तो अब जो NAV होगी वो भी बदल जाएगी, और वो NAV कितनी बदल जाएगी, डिवाइड बाय यूनिट्स आउटस्टैंडिंग।
यूनिट्स आउटस्टैंडिंग तो वही हैं जो पहले थी, टोटल यूनिट्स पहले थी कितनी थी 10 CR, तो अभी भी उतनी है। तो हमारा जो NAV हो जाएगा नया वाला, दैट विल बी ₹12 पर यूनिट। दिस इज न्यू NAV। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता तो NAV कितनी होती? अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता तो NAV जो है कितनी होती? हमने कहा वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट कितनी है? वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 130 CR बिफोर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। इसी 130 CR को हमने जो है यहाँ पर 10 रुपीज़ से डिवाइड कर दिया, सॉरी 10 रुपीज़ नहीं, 10 CR से डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा 13 रुपीज़। सो NAV ऑफ द फंड बिफोर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन इज ₹13 एंड आफ्टर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन इज 12। ये ₹1 का ये अमाउंट जो है NAV का कम क्यों हो गया? वेरी सिंपल, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है ना, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। ये जो 13 रुपीज़ की NAV है, ये जो 13 रुपीज़ की NAV है, इसको बोलते हैं NAV कम डिविडेंड। कम डिविडेंड मतलब कि इसमें डिविडेंड का अमाउंट भी इंक्लूडेड है, राइट। और ये जो 12 रुपीज़ की NAV है जो कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आई है, इसको बोलते हैं बेसिकली एक्स डिविडेंड। क्या बोलते हैं? एक्स डिविडेंड। आर यू गेटिंग दिस? राइट। तो यहां पर हमने आपको बता दिया कि डिविडेंड का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे डिविडेंड का अमाउंट जो है NAV के साथ जो है फ्लक्चुएट करने के लिए काम आता है। डिविडेंड इज नथिंग बट जितना भी पैसा हमारे म्यूचुअल फंड हाउस ने यूनिट होल्डर को दिया है, वो पैसा कैपिटल मार्केट से कैश में कन्वर्ट करके यूनिट होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इससे टोटल वैल्यू ऑफ द फंड कम हो जाती है, वैल्यू ऑफ द फंड कम हो जाती है तो NAV भी उसी हिसाब से कम हो जाती है। ठीक है।